हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें थ्योरीज पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं। मैनेजमेंट की थ्योरीज में हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है हेनरी फ्योल की यूनिवर्सल अप्रोच, हेनरी फ्योल की प्रोसेस थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल की मैनेजमेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी। देखिए, हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के। ओके, और जो भी ये वर्क कर रहे हैं, ये कहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि फ्रांसिस कोल एंड आयरन कंपनी, यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं एज ए मैनेजर की तरह से। तो इसलिए जो भी ये थ्योरी में इनके कार्य पर उनका प्रभाव पर दिखेगा, इनके एक्सपीरियंस दिखेगा। इनके कार्यकाल कहाँ तक है? 1841 से 1900, ओके, 1841 से इनके कार्यकाल है, जिनके द्वारा ये थ्योरी प्रोपाउंड किए। इनकी बुक्स का क्या नाम है? बुक्स का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इनकी बुक्स का नाम है। ये इसी में इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया था और उसी के आधार पर ये चीज़ें जानी जाती है। जानते हैं ये किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। जो बुक्स है ये फ्रेंच भाषा में है। इसका इंग्लिश में कब हुआ? 1929 में। तब जाकर के वर्ल्ड लेवल पर ये पता चला कि फ्रांस के रहने वाले हेनरी फ्योल ने एक मैनेजमेंट प्रोसेस थ्योरी दिया है और उसके आधार पर उनको व्याख्यान मिला, उनकी ख्याति मिली। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, जिससे बताया था मैं कि एक टेलर है, ओके, और एक फ्योल है। देखिए, टेलर एज ए वर्कर काम किए थे फैक्ट्री में, तो इसलिए फैक्ट्री में कैसे वर्क होता है इस पर दिए थे, और ये एज ए मैनेजर वर्क किए थे, एज ए मैनेजर। तो इसलिए जो भी ये थ्योरी देंगे एज ए मैनेजर देंगे कि मैनेजर के रूप में आप किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से वर्क कराना चाहिए। अर्थात दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे कि दोनों लोग के काम का एक्सपीरियंस का अनुभव दोनों लोग के प्रिंसिपल्स पर है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको हम लोग देखें कि 1841 से 1950 तक उनका कार्यकाल है। इंट्रोडक्शन में जिससे फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रेंच भाषा में फ्रेंच कोल एंड आयरन कंपनी में उन्होंने वर्क कर रहे थे, और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये थ्योरी दी है 14 प्रिंसिपल, जो आगे हम लोग अभी स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या है, दूसरी बात ये भी बताया कि टेलर हैं, टेलर एज ए वर्कर स्टार्ट किए थे, तो इसलिए उस पर वर्कर का फैक्ट्री में वर्क करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा वर्क कैसे करा जाए इस पर ध्यान रखे थे। जबकि फ्योल ने एज ए मैनेजर वर्क किया था, तो कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में मैनेज किया सकता है, ये सब चीज़ें बताए हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इन्होंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि दुनिया में कितने प्रकार की एक्टिविटीज होंगी, और उसी एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए 14 प्रिंसिपल प्रोपाउंड करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया? एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस बताया उन्होंने, पहला क्या? टेक्निकल एक्टिविटीज, आगे एक्टिविटीज लिख सकते हैं, ओके। टेक्निकल एक्टिविटीज मीन्स तकनीकी रूप से, अब जानते हैं टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। कॉमर्शियल रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, फाइनेंशियल रिलेटेड होंगी, सिक्योरिटी रिलेटेड होंगी, जैसे आर्मी है, पुलिस है, सिक्योरिटी लेवल पे है। अकाउंटिंग लेवल पे जो क्लर्क हैं, ये सब चीज़ें हैं। और मैनेजरियल, जो मैनेजमेंट आप किसी क्षेत्र में करते हैं। तो इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में यही 6 टाइप्स के वर्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं इसमें लगभग सब कुछ चीज़ें आ ही जाएंगी, कुछ नहीं आएगा तो फाइनेंस में तो सब कुछ आ ही जाएगा। तो जो भी वर्ल्ड की एक्टिविटीज होती हैं इसी पर होती हैं, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, मैनेजर से रिलेटेड हो, टेक्निकल से रिलेटेड हो, कमर्शियल से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो। ये सब चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज में डिसाइड करते हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए जो मैं मैनेजमेंट प्रोपाउंड करने वाला हूँ वह इन सभी क्षेत्रों में लागू होगा। जबकि उससे पहले क्या एफ ऐसा बताया था? नहीं। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में कैसे काम करा जाए इस पर ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इन्होंने बताया कि ये चारों तरफ लागू हो सकता है, कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजर। जो
इससे पिछले वाले क्लास देखे होंगे तो उसमें बताया था कि इन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजर भी बताया है। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजर के कौन कौन से फंक्शन है? प्लानिंग मैं बताया ही था, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, और मैं ये भी बताया था कि इसी के आधार पर आगे पूरी क्लासेस चलेंगे भी। जब हम थ्योरीज पढ़ लेंगे तो एक एक करके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सब बताते थे। यहाँ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में बताया था, जब मैनेजर का रोल बता रहा था उसमें बताया था, तब हमेशा हर जगह बता नहीं कर सकता नहीं, क्योंकि टाइम टेकिंग में कोई फायदा नहीं है, राइट। और अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे ही, और जिसको अगर पढ़ना होगा तो फर्स्ट जो क्लास पढ़ा हुआ है चैनल पे उसको जाके देख लेंगे, तो ये मैं बताया, राइट। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मैनेजर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए एक मैनेजर के अंतर्गत। वहां तो कार्य बता दिया गया कि कार्य को मैनेजर के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। यहाँ पर एबिलिटी ऑफ मैनेजर, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट बताया फिजिकल हेल्थ एंड वगैरह, तो यहाँ बताया कि फिजिकली भी थोड़ा ठीक ठाक होना, डिल डॉल लंबा चौड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो छोटू हुए हैं, गोलू मोलू हुए, काम करना पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं, ओके, ऐसा चल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेंटल, मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए। मोरल, नैतिक रूप से सही होना चाहिए। मेंटल मानसिक रूप से, मोरल मीन्स नीति ईमानदार रहिए, थोड़ा ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टली से आइए जाइए, ऑनेस्टली से वर्क करिए। जनरल एजुकेशन, ऐसा नहीं अभी तक क्या था कि एजुकेशन की बात नहीं की जा रही थी, इन्होंने बताया कि नहीं, कुछ एजुकेशन भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज के एजुकेशन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, रीजनिंग उसका अच्छा आना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा से आना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए एज ए मैनेजर में। स्पेशल नॉलेज, यदि कोई स्पेशल वर्क है, जैसे मान लीजिए कहीं कंपनी में कहीं रिपेयर करने वाली चीज़ है, कहीं टेक्निकल चीज़ है, तो अकाउंटिंग की चीज़ है, तो वहाँ पर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग वर्क है तो अकाउंटेंट को लेना है, जो अकाउंटिंग जानता हो, जो कॉमर्स पढ़ा हो, जो अकाउंट जानता हो। अगर मान लीजिए टेक्निकल चीज़ जानता हो, जो ITI किया हो, उस टाइप के लोगों को लेना है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताया कि जनरल नॉलेज भी जरूरी है, स्पेशल नॉलेज भी जरूरी है। जब स्पेशल वर्क करना है तो स्पेशल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो सबको चाहिए ही चाहिए। और सेकंड लास्ट है एक्सपीरियंस। अब जानते हैं कि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, अनुभव से बड़ा क्या हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ यही है एक्सपीरियंस। जितना जो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता जाता है वो उतना ही सफल होता है। उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस भी काउंट करें, इसलिए देखिए आज प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस का ज़्यादा महत्व है। आप जो ही कंपनी में जाएंगे तो पूछा जाए कहाँ काम करते थे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो 2-4 हज़ार ज़्यादा ही मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं, वो इसी थ्योरी के कारण, राइट। तो चलते हैं, ये कुछ थी एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पे 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल इसे कहा जाता है, जिन्होंने दिया कि कैसे एक मैनेजर को वर्क कराना चाहिए किसी भी फील्ड में। ये इसकी खास बात है, ये यूनिवर्सल लागू होता है, ओके, यूनिवर्सल लागू होता है ये, इस बात को ध्यान रखे रहिए। ये कहीं पर भी लागू, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक, इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी क्षेत्र में लागू होगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में बताया कि जिस प्रकार से FW टेलर ने बताया कि प्लानिंग और डूइंग को अलग अलग करिए, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि लेबर को डिवाइड करिए, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इस मीन्स मजदूर का विभाजन करिए, ये तुम ये काम करोगे, तुम ये काम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाए, उसको क्लियर है कि हमको यही काम करना है। नहीं तो 4 लोग हैं, 3 सब लोग मिलिए काम कर रहे हैं, एक लोग बैठे भी रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बताया कि नहीं, लेबर का डिवीजन करिए। सेकेंड क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास अधिकार कितना होना चाहिए, कितना उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये भी डिसाइड करिए। बताया था अधिकार, अथॉरिटी क्या है, राइट टू गिव ऑर्डर, आदेश देने की शक्ति ही अधिकार है। कोई भी आप आदेश देने की शक्ति है कि नहीं आपके पास, कितना है, ये भी जरूरी है। और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि अधिकार तभी मिलता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन, अनुशासन भी होना चाहिए। जानते हैं कि अनुशासन देश को महान बनाता है, अनुशासित व्यक्ति भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, जो मैं बात किया था FW में, याद होगा तो, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड सबऑर्डिनेट की बात की जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एक सुपीरियर होगा, सुपीरियर, ओके, और एक सुपीरियर सभी सबऑर्डिनेट्स को आदेश देगा, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड एक जगह से आनी चाहिए, आदेश एक जगह से आना चाहिए, एक व्यक्ति से आना चाहिए। अर्थात इसको कहा था कि एक व्यक्ति सबऑर्डिनेट्स को, एक व्यक्ति को आदेश एक सर्वोच्च अधिकारी से आना चाहिए, नहीं कि 4 प्रकार से आए तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि किसका आदेश माने किसका ना माने। तो उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को एक आदेश दे ताकि वो व्यक्ति काम करता रहे क्लियर होकर के कि इन्होंने हमको बताया है, इसलिए उनकी बात मान करके काम करना है। जो कि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में चैलेंज मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है हर जगह से
वैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका मालिक कहेगा तो नहीं करेंगे, आपका मैनेजर करेगा तो नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। थोड़ा चैलेंज मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसके आदेश को पालन करना है। जिसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान है, इसको कहा जाता है वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वन हेड होना चाहिए, एक सिर, ओके, और वन प्लान चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पूरी कंपनी बता दिया गया कि आज 10 से 4 बजे तक इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो सब लोग मिल गए काम करने के लिए, ओके। इसको कहा जाता है वन हेड वन प्लान मीन्स एक संस्था में एक आदेश पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक संस्था है जिसमें एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में चाहे कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, तो कोई कह रहा है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, कोई कह रहा है इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब नहीं। वन हेड वन प्लान, एक विचार आना चाहिए एक व्यक्ति का और पूरा इंस्टीट्यूशन पर लागू होना चाहिए। जबकि ये क्या था, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ऐसे समझिए ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है, पूरे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जब इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन दिया जाता है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है, और जब एक एम्प्लॉय को दिया जाता है तो यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। आर यू ओके? चलिए नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाने गए हो, जैसे सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पढ़ाने में, जैसे मान लीजिए मैं एज ए क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए गर्मी पड़ रही थी तो मैं कहा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है कि गर्मी ज़्यादा है इसलिए ऑफिस में एसी लगी हुई है तो बाहर मत जाइए पढ़ाने के लिए, वहाँ पंखा लगा हुआ है, ये मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन जनरल इंटरेस्ट क्या है कि बच्चों का जनरल इंटरेस्ट है कि पढ़ाने जाना चाहिए। जब भी व्यक्ति और जनरल इंटरेस्ट में जो कॉमन इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विरोध हो जाए, तो हमेशा अपना जो इंटरेस्ट होगा ओवरलैप कर जाएगा जनरल इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट सुपीरियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो पर्सनल है और जो पूरा लोगों का है, ये पूरा लोगों का जरूरी है, आपका जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब है लेकिन काम करना बहुत जरूरी है, तो भी थोड़ा सा आप काम करिए। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट मत देखिए कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आप स्वस्थ नहीं है, ये है, थोड़ी सी तो आप इंस्टीट्यूट ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी पता चला कि जब भी आप कहीं पर भी काम करेंगे तो व्यक्ति आप क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्था का क्या उद्देश्य है ये जरूरी है, और वह आप पर प्रभावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन दीजिए पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक बात तो कोई निश्चित है ही, भाई कोई भी काम कराएंगे तो सैलरी तो देंगे ही, सैलरी है, वेज है, ये सब तो देना ही देना है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से पावर के सेंट्रलाइजेशन, आदेश देने की शक्ति कितने लोगों के पास होना चाहिए। जब आदेश देने की ऐसा कोई भी कार्य जो कि आदेश देने की शक्ति आपकी घटती जा रही है तो डिसेंट्रलाइज हो रहा है पावर। सेंट्रलाइज मीन्स कि एक पावर एक जगह रहना चाहिए यहाँ पे, और यही लोग सभी लोग आदेश दें, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। या किस लेवल पर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस लेवल पर ये पावर होना चाहिए, कितना सेंट्रलाइज किया जाए, कितना पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अथॉरिटी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन क्या है, कोई भी संस्था है, जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर वर्कर होते हैं, हायरकी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये सीईओ है, ये जनरल मैनेजर है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ये मान लीजिए क्लर्क हैं, ये अकाउंटेंट मान लीजिए हैं, ये बराबर इस्तेमाल होंगे, ये वर्कर है, ये मान लीजिए पूरी हायरकी है। तो इन्होंने बताया कि स्केलर चेन में पता होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस पोस्ट पर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है किस पोस्ट पर है, जनरल मैनेजर किस पोस्ट पर है, सीईओ किस पोस्ट पर है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी से कन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इस साइड भी बना लीजिए, ऐसे कहीं दूसरी भी संस्था हो सकती है ऐसा ही कि यहाँ भी सीईओ है, ओके, यहाँ भी जनरल मैनेजर है, यहाँ भी डिपार्टमेंटल मैनेजर है, यहाँ भी मान लीजिए कि क्या लिखे हैं क्लर्क, यहाँ पर भी मान लीजिए कि अकाउंटेंट, यहाँ पर मान लीजिए वर्कर, ये है। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि कोई चल रहा है इंस्टीट्यूशंस में, ये सबसे एग्जाम्पल पुलिस ले लीजिए इसको, पुलिस में मान लीजिए कि क्लर्क एक डिपार्टमेंट, एक जिला का क्लर्क है, दूसरे जिला का क्लर्क है मान लीजिए, और ऐसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे मान लीजिए कोई जनरल मैनेजर टाइप को ऊपर की कोई पोस्ट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये डीजीपी ले लीजिए, ये मान लीजिए कि एसपी ले लीजिए, डिप्टी एसपी ले लीजिए, ये एसआई ले लीजिए, ये कांस्टेबल ले लीजिए, ये हेड कांस्टेबल, मतलब ऐसे कुछ ले लीजिए।
इन्होंने बताया कि बेसिकली क्या समझाया कि जैसे मान लीजिए कि इस कलर का पोस्ट है और इस कलर के पोस्ट पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने बताया कि जब दो समान लेवल के लोगों को लड़ाई हो जाए काम को करने के लिए, तो जस्ट जो इसके ऊपर आएगा वो दोनों लोग मिल करके डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है जिसको मैं बता रहा था, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। फिर समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एसपी है, डिप्टी एसपी है, एक जिला का डिप्टी एसपी दूसरे जिला का डिप्टी एसपी से किसी मैटर को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो जाए, नहीं हम नहीं ये करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो जो डिप्टी एसपी की जो ऊपर वाली पोस्ट है एसपी, यहाँ के एसपी और उस जिला के एसपी आपस में मिल करके ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से काम को करना है। राइट, इसी को गैंग प्लैंक कहा जाता है। राइट, क्यों बताया गया, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब आदेश दे रहे हैं हो सकता है कि दो एक ही लेवल पर, जैसे मान लीजिए क्लर्क हैं 10 क्लर्क हैं एक ही डिपार्टमेंट में, तो क्लर्क में झगड़ा हो जाए, नहीं हम ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। तो क्लर्क के जो ऊपर वाली पोस्ट होगी डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो वो ध्यान रखेंगे। राइट, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, कोई भी काम को क्रमबद्धता होना चाहिए कि कौन काम कब करना है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये ऑर्डर। ऐसे इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ओके, इसको प्रोग्राम भी डिसाइड करिए कि कौन सा प्रोग्राम में क्या डिसाइड होता है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये सब चीजें भी डिसाइड करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या है, इक्विटी, समता। समता मीन्स समान कार्य सभी को रखिए, ऐसा नहीं किसी मजदूर से ज्यादा यूज कर रहे हैं, किसी से कम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। इसलिए उन्होंने बताया कि इक्विटी रखिए, सभी को समान मजदूरी दीजिए, सभी लोगों से समान काम कराइए, सभी लोग का समान भाव से देखिए, ऐसा नहीं किसी से ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को छोड़ दे रहे हैं, किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, एक ही गलती कर रहा है तो किसी को ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, इक्विटी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स स्थायित्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता रहे करे आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे, आज ही फायर हो जाएंगे, आज ही निकाले जाएंगे, तो दिल से काम नहीं करेगा, हमेशा डरता रहेगा। ओके, जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा चल रहा है अग्निवीर योजना का, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है ना, जब टेन्योर निश्चित नहीं रहेगा तो कोई हो सकता है कि दिल से काम ना करे, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस तो रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है हेनरी फेल के द्वारा कि टेन्योर स्टेब्लिश करिए, थोड़ा स्टेबल रहे, स्थायी तो रहे, पता रहे कि 20 साल हमको काम करना है, ताकि वो इजीली अच्छा से काम करे कि नहीं एक बार सीख लेंगे, एक बार करने स्टार्ट कर देंगे तो हमको अच्छा काम करते रहेंगे हमेशा, और पता रहे कि कल हम ट्रांसफर हो जाएंगे तो आज डिपार्टमेंट अच्छा से काम करेगा, वो नहीं करेगा, हो सकता है कल निकल जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इनिशिएटिव मीन्स पहल करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई मजदूर भी अगर अच्छा बात बोल रहा है तो उसकी बात सुनिए, जैसे जो हेप्टेब्यूटर में नहीं था, इन्होंने बताया कि कोई अगर मजदूर भी बता रहा है कि नहीं इसको ऐसे काम किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, तो उसको भी ध्यान रखना है। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे तो हमें रिजल्ट आ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो इनिशिएटिव की क्षमता प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स कि सभी लोग एक तरह से मिलजुल के काम करिए, जैसे कहा था ना संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति होती है, उसी तरह से सभी लोग संगठित होकर के काम करिए, जो भी चीज़ें बताई गई हैं सभी लोग संगठित होइए, काम करिए, तो निश्चित रूप से रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये था हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल, जिसको आप लोग याद भी रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, आपसे पूछा भी जाता है। राइट, अब यहाँ पर देखिए कंपेरिजन है। कंपेरिजन क्या है, AFW टेलर और हेनरी फ्योल में क्या क्या कंपेरिजन है, कुछ चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ जब आप ये देख लेंगे ना, आपको 100% चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि AFW टेलर का क्या कहना था और हेनरी फ्योल जी का क्या कहना था। यहाँ पर देखिए कंपेरिजन ऑफ टेलर्स एंड फ्योल्स थ्योरीज। देखिए कंपेरिजन मीनिंग क्या है, हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हु लेड डाउन 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको बताया जा रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, आधुनिक प्रबंध की जन्मदाता किसको कहता है, हेनरी फ्योल का। ओके, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो है, आधुनिक मैनेजमेंट की जन्मदाता नहीं है, ध्यान रख रही है। आधुनिक मैनेजमेंट पूछा जाए, जो भूल गए थे शायद, तो मॉडर्न थ्योरी के आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल कौन किसके द्वारा दिया गया है, प्रोसेस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, सभी हेनरी फ्योल के द्वारा। राइट, ये नोट करके लिख भी लीजिएगा।
A.W. टेलर इज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता हैं। इंट्रोड्यूस ए प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, तो ये कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए इस पर बताया, और इन्होंने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेजमेंट इंप्रूव हो, इस पर ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनके कॉन्सेप्ट क्या है और इनका क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बताया है कि सभी पर कैसे लागू होगा, जिसमें एक्टिविटीज बताया, जो 14 प्रिंसिपल बताया, आप देखेंगे सभी पर लागू हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ कमांड, इनिशिएटिव है, रेमुनरेशन है, स्टेबिलिटी है, किसी भी कंपनी में किसी भी क्षेत्र में लागू कर लीजिए, लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इम्फेसिस टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, ये लोअर लेवल में बताया ही कि टॉप लेवल पर प्रभाव, टॉप लेवल कैसे काम करेगा, हेनरी फ्यूल ने बताया, और लोअर लेवल पर वर्कर है ना, तो वर्कर की एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वर्कर लेवल बताया है। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी, यहाँ एप्लीकेबल कहाँ होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मीन्स वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में आप लागू कर सकते हैं, जबकि ये क्या है अप्लाइज टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ओनली, और यहाँ पर क्या स्पेशलाइज्ड में, जहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रहा है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, केवल आप वहाँ पर वर्क करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटेशन है, यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स इसलिए कि इन्होंने वर्कर मैनेजर स्टार्ट ही किया था, ओके। तो जो भी मैनेजर का एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट देने के लिए किया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, कैसे प्रशासनिक सिद्धांत किया जाए, इसके आधार पर दिया। जबकि ऑब्जर्वेशन मीन्स इन्होंने जो काम किया, ऑब्जर्व किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर थ्योरी दी है, राइट। नेक्स्ट क्या है ओरिएंटेशन, मैनेजरियल फंक्शन इन्होंने दिया प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, तो ये क्या है मैनेजर फंक्शन दिए, जैसे प्लानिंग के PO CCC सुने होंगे ना, PO CCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, तो ये मैनेजरी फंक्शन दिए। इन्होंने क्या दिया प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, कैसे प्रोडक्शन करा जाए इस पर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है सिस्टम टू ऑफ वेस्ट पेमेंट, इन्होंने बताया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विथ मैनेजर, तो आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विथ मैनेजर करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट पेमेंट सिस्टम, डिफरेंशिएट आप देखेंगे A.W. पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि सभी को जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेज दीजिए, जो कम काम कर रहा है कम दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्या है लास्ट अप्रोच, इनका मैनेजर अप्रोच है, इनका इंजीनियर अप्रोच है, तो बताया था कि ये इंजीनियर की तरह है, वो वर्क कर रहे हैं एज ए वर्कर हैं, वर्कर के बाद सुपीरियर सुपरवाइजर बने, मैनेजर बने, तो सभी कुछ नीचे से जानते हैं, तो इसलिए वो एज ए इंजीनियर वर्क किए हैं, जबकि ये क्या किए हैं एज ए मैनेजर अप्रोच। मैनेजर क्यों, क्योंकि इन कंपनी मैनेजर थे ही, जब जानते हैं कंपनी में जब आप मैनेजर रहेंगे तो मैनेजर की तरह करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर को बोल दिया जाए बुक लिखने के लिए कि कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, तो एज ए टीचर लिखेगा कि ये करना चाहिए स्टूडेंट को। अगर बोल दिया जाए टीचर को स्टूडेंट को लिखने के लिए कैसे कैसे पढ़ाया जाए, तो स्टूडेंट अपने अनुसार लिखेगा, टीचर के अनुसार थोड़ा ही लिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि एक मैनेजर है और एक वर्कर है, ओके, या इंजीनियर ले लीजिए। तो जानते हैं कि वर्कर होगा तो वर्कर जैसा सोच रहा होगा, जो मैनेजर होगा मैनेजर जैसा सोच रहा होगा, तो इसलिए मैनेजर को मैनेजमेंट करने के लिए बताया गया है और ये प्रोडक्शन करने के लिए बताए हैं, राइट। तो आई थिंक चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी कि टेलर और फ्यूल में क्या डिफरेंस है। जिसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा A.W. टेलर को पहले देखिए, उसके बाद हेनरी फ्यूल को देखिए, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें मैं बताया हूँ सभी कुछ चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, केवल इसको कंपाइल किया गया ताकि एक साथ आप लोग पढ़ लीजिए तो पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।